हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो आज हम क्लास 9 की हिंदी बुक क्षितिज से मेरे बचपन के दिन अध्याय की समरी को डिस्कस करने जा रहे हैं, इस अध्याय की लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लेखिका का परिचय देखेंगे। तो जो इस अध्याय की लेखिका हैं महादेवी वर्मा जी, उनका जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद शहर में हुआ था और इनकी जो शिक्षा है वो दीक्षा प्रयाग में हुई थी। दीक्षा प्रयाग में उनकी हुई है शिक्षा। और ये एक सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं महादेवी वर्मा जी, और जिन्होंने साहित्य के गद्य एवं पद्य, जो गद्य होते हैं और जो पद्य होते हैं, उन दोनों ही विधाओं में अद्वितीय सफलता प्राप्त की हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गद्य या पद्य, इन्होंने दोनों ही विधाओं में सफलता प्राप्त की हुई है। और ये जो प्रयाग की महिला हैं, विद्यापीठ में प्राचार्य पद पर रहते हुए इन्होंने लड़कियों की शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयत्न किया था। ये प्राचार्य के पद पे थी और इन्होंने जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रयत्न किए थे। और सन 1987 में इनका देहांत हो गया था। तो कहानी की शुरुआत होते हैं तो लेखिका जी कहती हैं कि उनके परिवार में 200 वर्षों बाद किसी लड़की ने जन्म लिया था और उस लड़की को प्राप्त करने के लिए जो उनके घर की जो दादी माँ थी, उन्होंने माता दुर्गा की पूजा और आराधना की थी। और जो उनके पिता थे वो बहुत ही खुले विचारों के व्यक्ति थे और वो चाहते थे कि जो पुत्री है वो पढ़ लिख कर विदुषी बने। और जो उनके पिता है वो अंग्रेजी भी जानते थे और घर में क्या है कि उर्दू और फ़ारसी सभी लोग जानते थे, सभी लोगों को उर्दू और फ़ारसी आती थी। और जो उनकी माता जी हैं, लेखिका की तो जो माता जी हैं वो जबलपुर की थी और वो हिंदी और संस्कृत जानती थी। उनकी माता जी को हिंदी और संस्कृत भी आता था। हिंदी और संस्कृत पढ़ना उन्होंने अपनी माता से सीखा। तो जो हमारी लेखिका हैं उनको उर्दू और फ़ारसी तो उनके परिवार में सभी को आता था, परंतु जो हिंदी और संस्कृत है वो लेखिका ने अपनी माता जी से सीखा है। और जो लेखिका की माता हैं वो उन्हें पंचतंत्र की कहानियाँ भी पढ़ने की प्रेरणा दी है। और जो पंचतंत्र की जो कहानियाँ हैं वो नैतिक शिक्षा की प्रेरणा देती हैं। जो पंचतंत्र की जो कहानियाँ होती हैं उससे हमें नैतिक शिक्षा मिलती है और जो कि लेखिका की माता जी ने उन्होंने प्रेरणा दी थी इन कहानियों को पढ़ने के लिए। ओके, तो आगे देख लेते हैं हम। तो जो लेखिका है उनको उर्दू और फ़ारसी में बिल्कुल भी कोई भी रुचि नहीं थी, इनको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था उर्दू और फ़ारसी में, जबकि उर्दू और फ़ारसी उनके पूरे परिवार में सभी लोगों को आता था। तो इसीलिए जो लेखिका है वो उर्दू और फ़ारसी पढ़ने से उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं पढ़ूंगी उर्दू और फ़ारसी। और जो उनकी माँ है वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी, इसीलिए वह मीरा के पदों को बहुत सुंदर तरीके से गाती थी और तथा जो गीता का पाठ है वो भी करती थी। जो लेखिका की माता जी हैं वो पदों को बहुत ही सुंदर तरीके से गाती थी और जो गीता का पाठ है वो भी करती थी। तो आगे देखते हैं। तो जो लेखिका है उन्होंने अपनी माँ से बहुत कुछ सीखा था। तो अब लेखिका को स्कूल भेजने का समय आ गया था। इनको मिशनरी स्कूल में भेजा गया। जो हमारी लेखिका हैं उनको मिशनरी स्कूल में भेजा गया और वहाँ का वातावरण जो था वो उनके घर से बिल्कुल ही अलग था। तो इसीलिए वहाँ उनका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। घर का वातावरण और उस स्कूल का वातावरण बिल्कुल ही अलग था। तो इसलिए लेखिका जो है उनका वहाँ पे मन बिल्कुल नहीं लगता था, इसलिए उन्होंने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। तो वो स्कूल जाना ही बंद कर देती हैं। फिर क्या होता है, उनके जो पिताजी हैं उन्हें क्रॉसथवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजते हैं। फिर उनके पिताजी उनको गर्ल्स कॉलेज में भेज देते हैं, ठीक है, जहाँ उन्हें सीधे 5वीं कक्षा में प्रवेश मिल जाता है। सीधे क्या होता है कि उनको 5वीं क्लास में प्रवेश मिल जाता है। और जो यहाँ का माहौल है वो लेखिका के घर के जैसा ही था। तो इसीलिए वहाँ पर एक मैस भी थी जहाँ बिना लहसुन प्याज का खाना बनता था। वो जो गर्ल्स कॉलेज था वहाँ पे एक मैस थी जो बिना लहसुन प्याज का भी खाना बनाती थी। तो यहाँ क्या का वातावरण जो था वो लेखिका के घर के जैसा था। इसीलिए जो लेखिका है उनका मन जो है यहाँ पे पढ़ाई में लगने लगा और वो छात्रावास में रहती थी। और जहाँ पे छात्रावास में ऐसा ही होता है कि एक कमरे में 4 लड़कियाँ एक साथ रहती थी। तो इस वजह से लेखिका का और भी मन लगता था और यहाँ पे उनका वातावरण जो था उनके घर की तरह था। तो इसलिए उनका यहाँ पे मन लगने लगा और पढ़ाई में भी उनका यहाँ पे मन लगने लगा लेखिका का। और फिर आगे छात्रावास में उनकी पहली सहेली जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान जी बनी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान जी उनकी छात्रावास में पहली
फ्रेंड बनी थी, ठीक है। और जो उस समय 7वीं कक्षा में पढ़ती थी, लेखिका तो 5वीं कक्षा में थी, पर जो उनकी फ्रेंड थी वो 7वीं कक्षा में पढ़ती थी। और जो छात्रावास है उसमें सुभद्रा कुमारी चौहान को कवित्री के नाम से जाना जाता था। जो सुभद्रा कुमारी जी हैं उनको कवित्री के नाम से उस पूरे छात्रावास में जाना जाता था। और यहाँ जो लेखिका है वह भी अब कविताएं लिखने लगी थी। तो यहाँ पे आने के बाद क्या होता है, तो जो हमारी लेखिका है वो भी कविताएं लिखने लगती हैं, पर लेकिन वह किसी को इसके बारे में बताती नहीं है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं उनको इस बारे में पता चल जाता है। तब वो क्या होता है कि वो छात्रावास में इसके बारे में सभी को जानकारी दे देती हैं। फिर उसके बाद वो जो दोनों हैं उन दोनों की गहरी दोस्ती हो जाती है कि दोनों कविताएं लिखते हैं, तो इसलिए दोनों की गहरी दोस्ती हो जाती है। फिर अब दोनों मिलकर बैठकर कविताएं लिखते हैं और कविताओं की तुकबंदी करते हैं। और उन दिनों हिंदी का बहुत प्रचार प्रसार हुआ करता था। उस समय क्या था कि हिंदी जो था उसका बहुत ही ज़्यादा प्रचार था और प्रसार बहुत ही ज़्यादा होता था उस समय हिंदी का। तो जो लेखिका है वो अपनी कविताओं को छपवाने के लिए एक स्त्री दर्पण नामक पत्रिका थी, जिसमें लेखिका अपने कविताओं को छपवाने के लिए भेजती थी। जब भी उस पत्रिका में उन कविताएं छपती थी तो वो बहुत खुश हो जाती थी। जो लेखिका है जब भी उस पत्रिका में लेखिका की कविताएं छपती थी तो जो लेखिका है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती थी। फिर उसके बाद क्या होता है, उसी वक्त ना गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी शुरू कर दिया था। उसी समय ऐसा समय था कि उस समय ही असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और आनंद भवन इस असहयोग आंदोलन का केंद्र था। तो जो आनंद भवन था वो इस असहयोग आंदोलन का केंद्र था, जहाँ पर खूब हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार होता था। और वहाँ पर अक्सर कवि सम्मेलन भी होते रहते थे और उन कवि सम्मेलनों में जो लेखिका है वो ही भाग लेती हैं, क्योंकि वो भी कविताएं लिखने लग गई थी, कविताएं पढ़ने लग गई थी, उनकी कविताएं पत्रिका में छपने भी लग गई थी। तो वो जो कवि सम्मेलन होते थे उसमें लेखिका भी भाग लेने लग गई थी। और जो इन कवि सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे वो अयोध्या सिंह हरिओत जी थे, रत्नाकर श्रीधर पाठक जी होते थे। तो आगे देखते हैं। कवि सम्मेलन में वो हमेशा ही प्रथम आती थी। तो ऐसा यहाँ पे लेखिका बताती हैं कि जो कवि सम्मेलन होता था उसमें लेखिका हमेशा ही प्रथम आती थी। और लेखिका ये भी बताती हैं कि उन्होंने 100 से अधिक मेडल जीते थे उस कवि सम्मेलन में। और गांधी जी अक्सर आनंद भवन आया करते थे और उनके छात्रावास की लड़कियाँ भी, और उनके जब भी गांधी जी आनंद भवन आते थे तो जो उनकी छात्रावास की लड़कियां थी वो भी कभी एक आना कभी 2 आना बचाकर और गांधी जी को दे देती थी, ताकि जो असहयोग आंदोलन है उसमें दान दे देती थी। तो जब लेखिका, फिर एक बार क्या होता है कि लेखिका ना गांधी जी को अपने चांदी के कटोरे के बारे में बताती हैं और कटोरा दिखाती हैं। तो क्या होता है कि गांधी जी उस कटोरे को मांग लेते हैं, तो फिर लेखिका उस कटोरे को दे देती हैं। तो आगे देखते हैं। फिर वापस जब लेखिका घर आती हैं तो फिर आकर जब उन्होंने ये बताया, जो उनकी फ्रेंड थी सुभद्रा कुमारी चौहान जी, तो उनको जब ये बताती हैं तो जो सुभद्रा है वो कहती हैं कि उन्होंने कहा कि खीर तो तुम्हें मुझे खिलानी ही पड़ेगी, चाहे तुम पीतल की कटोरी में खिलाओ या फूल की। तो सुभद्रा कुमारी जी कहती हैं कि तुम्हें मुझे खीर तो खिलानी पड़ेगी। वो कहती चांदी की कटोरी तो चली गई। तो फिर भी वो कहती हैं सुभद्रा कुमारी जी, कोई बात नहीं, तुम्हें खीर तो खिलानी पड़ेगी। अब फिर चाहे तुम मुझे पीतल की कटोरी में खिलाओ या फिर फूल की कटोरी में, खीर तो तुम्हें मुझे खिलानी ही पड़ेगी। फिर इसके कुछ समय बाद क्या होता है, सुभद्रा कुमारी चौहान उनके हॉस्टल से चली जाती है। फिर जो सुभद्रा कुमारी होती हैं, जो हमारी लेखिका की सबसे पहली दोस्त होती हैं, वो उस हॉस्टल से चली जाती हैं। फिर इसके बाद जो लेखिका है वो उनके पड़ोस में रह रहे नवाब साहब के बारे में बताती हैं। तो उस समय क्या होता है, जो वहाँ के जो हमारी लेखिका हैं उनके पड़ोस में एक नवाब साहब जी रहते थे, जिनकी नवाबी जो है वो अंग्रेज़ों ने छीन ली थी, इसीलिए वो लेखिका के पड़ोस में आकर रहने लग गए थे। फिर जब जो नवाब साहब हैं और जो लेखिका हैं, उन दोनों के परिवारों की आपस में बहुत ही ज़्यादा गहरी मित्रता थी और बहुत ही अच्छे रिश्ते थे उन दोनों के परिवारों में। तो जो नवाब साहब की जो बीवी हैं वो उसको लेखिका जो है वो ताई जी कहती थी। नवाब साहब की जो वाइफ हैं, बीवी हैं, उनको जो लेखिका है हमारी वो ताई जी कहती थी, यानी बड़ी मम्मी कहती थी। और जो उनके बच्चे हैं वो लेखिका की माँ को चाची जान कहते थे। तो यहाँ पे देखा आपने, हमारी लेखिका हिंदू हैं
और जो नवाब साहब जी हैं वो मुस्लिम हैं। फिर भी नवाब साहब की जो बीवी हैं उनको लेखिका ताई जी कह के बुलाती हैं, और जो हमारे लेखिका हैं उनकी माता जी को नवाब साहब के बच्चे चाची जान कह के बुलाते हैं। तो इन दोनों परिवारों के बीच जो है बहुत ही अच्छा और ख़ास मेल-जोल था, बहुत ही गहरी मित्रता, ख़ास मेल-जोल इन दोनों परिवारों में थी, एक हिंदू और एक मुसलमान। इसके बावजूद दोनों परिवारों में बहुत ही ख़ासा मेल-जोल था। दोनों परिवार जो है सभी त्योहारों को, जितने भी फेस्टिवल्स आते थे उनको मिल-जुल कर बनाते थे। और जो लेखिका है उसके छोटे भाई का नाम मनमोहन नवाब साहब की बीवी ने ही रखा था। तो जो हमारी लेखिका है वो यहाँ पे बताती हैं कि जो उनके भाई हैं, जो छोटे भाई हैं, उनका नाम भी नवाब साहब की बीवी ने ही रखा था, मनमोहन। फिर जो आगे चलकर जम्मू और गोरखपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर बने। फिर आगे क्या हुआ, वो आगे जाकर जम्मू और गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो है वहाँ के वाइस चांसलर बने। फिर अंत में लेखिका कहती हैं कि उस समय लोगों के बीच अपनापन भी था और बहुत प्रेम भी था, जहाँ वो हिंदू परिवार से आते थे और वो मुस्लिम परिवार से आते थे। इसके बावजूद दोनों परिवारों में बहुत ही गहरा प्रेम था, बहुत ही अच्छा खासा मेल मिलाप था। तो वही लेखिका यहाँ पे बता रही हैं कि पहले के समय में जो लोग थे उनके बीच में अपनापन भी था और बहुत ही ज़्यादा प्रेम था, और समाज में जो था वो सौहार्द व एकता का वातावरण था। पहले लोगों के बीच एकता होती थी, लोग एक दूसरे का इंसल्ट ना करके बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त करते थे और अपनापन और एकता दिखाते थे एक दूसरे के प्रति। और जो लोग हैं वो मिलजुल कर भी रहते थे। आजकल तो कोई भी मिलजुल कर नहीं रहना चाहता, सब बस लड़ना ही चाहते हैं। तो पहले के ज़माने में क्या था कि उस समय क्या था कि बहुत ही ज़्यादा एकता का वातावरण था और जो लोग हैं वो मिलजुल कर ही रहते थे, और जो एक दूसरे के जो तीज त्यौहार है वो भी मनाते थे। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा वो हो गया है, पर पहले के समय में क्या था कि हिंदू लोग और मुसलमान दोनों एक दूसरे को त्योहारों को बड़ी खुशी के साथ, एकता के साथ मनाते थे। और अब तो ऐसा लगता है, लेखिका बताती हैं कि पहले के समय में एकता का वातावरण था, मेल जोल था, तीज त्यौहार सभी मिलकर मनाते थे, पर अब तो ऐसा लगता है जैसे ये सब एक सपना है, ये सब एक सपना था। लेखिका कहती हैं कि काश अगर आज भी वही माहौल होता तो आज भारत की कहानी कुछ और ही होती। तो यहाँ पे हमारा अध्याय ख़त्म हो जाता है। अगर आपको इस अध्याय की समरी समझ में आई है, पसंद आई है, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, so do write in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe, and thanks for watching.